लगातार 2 दिन रगड़ दिया जी, रगड़ दिया, ऑपरेटर ने सबको रगड़ दिया। पर आज मैंने रणनीति बदली और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसकी डिटेल में चर्चा MKJ स्टूडेंट टॉक से करेंगे। और मज़ेदार बात, आज मौके का फ़ायदा उठाया जिसमें मैंने एक बढ़िया स्मॉल केस खरीदा, जिसकी चर्चा स्मॉल केस के पार्ट में मतलब आगे करेंगे। और इसके अलावा आज जो है मैं आपके लिए 2 बड़ी ज़बरदस्त कंपनियों की खबरें लेके आया हूँ, सुनने वाली बात है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। चलो, हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज जो है मैंने जो स्मॉल केस एक खरीदा था, चलिए इसको MKJ स्टूडेंट टॉक्स में ले लें, वहाँ पे बताया नहीं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे LIC IPO की। भाई पिट गया जी, पिट गया, LIC IPO पिट गया। आप देखिए, QIB कोटा अंडर सब्सक्राइब 0.56, NI कोटा अंडर सब्सक्राइब 0.76, रिटेल का कोटा 1.23 टाइम्स सब्सक्राइब, एम्प्लॉयज़ का कोटा 3.06 टाइम्स सब्सक्राइब और पॉलिसी होल्डर्स का कोटा 4.01 टाइम्स सब्सक्राइब। यानी ये इशू सब्सक्राइब ही केवल पॉलिसी होल्डर्स की वजह से हुआ है। हाइप बनाया गया, पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट दिया गया, पॉलिसी होल्डर्स को लगा उनके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त फेवर किया जा रहा है, उन्होंने आंख मीच के उन्होंने पॉलिसी होल्डर कोटा में पैसे लगाए और शेयर एक्वायर किए। यानी सारा का सारा माल छोटे इन्वेस्टर्स ने पिया है, बड़े इन्वेस्टर्स ने हाथ ही नहीं डाला। NIs और QIB का कोटा अंडर सब्सक्राइब रहा है। ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स आते हैं ये रिटेल में, एम्प्लॉय में, पॉलिसी होल्डर में, जिन्होंने इशू को ओवर सब्सक्राइब किया। यानी छोटे इन्वेस्टर्स की वजह से इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है, बड़े इन्वेस्टर्स का तो इसमें कोई रोल था ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं डाउटफुल था तो मैंने कोई भी शेयर इसमें अप्लाई नहीं किया। इतना बाजार गिरा हुआ है, इतने अच्छे अच्छे शेयर अवेलेबल हैं सस्ते रेटों पे। आप देखिए, टाटा मोटर देखिए, वेदांता देखिए, टाटा पावर देखिए, और देखिए इन्फोसिस देखिए, IT के शेयर देखिए, विप्रो देखिए, अपने पीक से बहुत ज़्यादा गिरकर अवेलेबल हैं। उन शेयरों पे ध्यान लगाएं या इस IPO पे ध्यान लगाएं, समझ में ही नहीं आया। और जिसमें बड़े इन्वेस्टर तो लगा ही नहीं रहे हैं, केवल छोटे इन्वेस्टरों ने माल में पैसा लगाया। अब देखो, IPO खुलेगा तो 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात मैं जो कह रहा हूँ, इसकी संभावना ज़्यादा है, 70% IPO खुलेगा। शुरू में शायद खींचा जाए, लोगों को डराया जाए, लोगों को लगे हाय मेरा तो मौका छूट गया, हाय मैंने तो लिया नहीं, हाइप क्रिएट किया जाए, लोग इसको भरें और बाद में इसको घेर दें। एक संभावना ये। दूसरी संभावना ये है कि QIB NI ने तो अप्लाई नहीं किया, तो उनको तो शांति से बैठ जाएंगे। वो रिटेल इन्वेस्टर ने अप्लाई किया है और वो कुछ नहीं करेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर का कोई बाइंग सपोर्ट ही नहीं आएगी। रिटेल इन्वेस्टर को जिसको चाहिए माल मिल गया, भर भर के माल मिल जाएगा सबको, अल्टीमेटली शेयर गिर जाएगा। शेयर गिर गया तो फिर तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। मुझे अफसोस पॉलिसी होल्डर के लिए हो रहा है, पॉलिसी में तो पता नहीं फ़ायदा हो ना हो, शेयर में शायद नुकसान हो जाए। तो अब संभावना ज़्यादा ये है कि इशू शायद खुले ही और गिर जाए, और दूसरी संभावना है शुरू में चढ़ाया जाए, अल्टीमेटली गिर जाए। अब बाकी यार देखो, ऑपरेटर जो एक प्राणी है ना, उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल। उसने क्या सोचा हुआ है, क्या किया हुआ है, कुछ नहीं कह सकते। हम तो केवल सावधानी से चल सकते हैं, और इसमें सावधानी यही थी कि इस IPO में अप्लाई करना उचित नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने नहीं किया। हालांकि अगर IPO प्रॉफिट पे लिस्ट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जितने पैसे इसमें लगाने थे वो हमने मार्केट में लगा दिए, वहाँ से हमें रिटर्न मिल जाएगी। इसमें रिटर्न की क्या ज़रूरत है? ये मेरी स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं रिलायंस के रिजल्ट आ गए साहब, दिग्गज कंपनी। इस गिरावट में अगर एक कोई कंपनी है जो शेयर की तरह खड़ी रही तो वो रिलायंस है। रिलायंस ने 15.4% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में इंक्रीज बताया है, और नेट प्रॉफिट हो गया लगभग 4,200 करोड़। हालांकि CNBC TV 18 का पोल था, उसने एस्टिमेट किया था 4,400 करोड़ का प्रॉफिट, उससे इसने अंडर परफॉर्म किया है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ 8% बढ़े और बढ़कर हो गए लगभग 20,900 करोड़। हालांकि CNBC ने पोल किया था, वहाँ पे 20,800 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद थी, तो यहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू ज़्यादा कमा के दिए, जो कि अच्छी बात है। इसका एक कारण ये भी था कि हायर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू टेलीकॉम ऑपरेटर के वजह से भी आए हैं।
ये मैं आपको जो रिजल्ट बता रहा हूँ जियो इन्फोकॉम के बता रहा हूँ। किसके बता रहा हूँ? जियो इन्फोकॉम के। तो हायर देन इसलिए भी रिजल्ट बेटर आए हैं कि टैरिफ हाइक हुआ है ना, जिसका बेनिफिट कंपनी को मिला है। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,510 करोड़ आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये जो था 9,514 करोड़ था। कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 110 बेसिस पॉइंट पे बढ़कर 50.3 हो गया है, और ये रीज़न है हायर टैरिफ्स का। तो ओवरऑल जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सीएनबीसी का जो एस्टिमेट था उससे कम आया है, यानी रिलायंस जियो के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं पर एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। ये एक कंपनी इकलौती है रिलायंस जो इस राउंड में टिक के खड़ी हुई है। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा। बाकी अच्छा शेयर है, मैं तो कहूँगा जब आपको लगे गिरावट पे आपके कंफर्टेबल रेंज में आ गया है, इसको आप खरीद सकते हैं। अब बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान। ना ना ना, देश की आन बान शान जो निकालेगी हमारी जान, निफ्टी 50 लूट लिया जी, लूट लिया। आज तो 16,340 का बॉटम लगा दिया, पर अच्छी बात यह है कि एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी को पूरा साकार कर दिया। एक गैप जो बहुत लोग कह रहे थे नहीं फिल होगा, और मैं पूछा करता था तो बहुत सारे लोग कहते थे हमें पूर्ण विश्वास है एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी पर, आपने इसको सोच समझ के बताया है, तो इसमें तो हम मान के चलते हैं ये तो गैप फिल होगा। तो साहब आज वो गैप फिल हो गया। अभी आपको चार्ट पे मैं दिखाऊंगा। पहले हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि डाउ जोन्स खुला तो बहुत नीचे था, अब थोड़ा रिकवरी की स्टेज पे है, मात्र 0.15% गिरा हुआ है। S&P 500 0.2, नैस्डैक 0.24, स्मॉल कैप 2000.92। जब ये खुले थे तो बुरी तरह से गिरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि तबाही ना आ जाए। और कनाडा और ब्राजील भी हल्के फुल्के गिरे हुए, लेकिन आज जो है गिरावट बड़ी यूरोपियन बाजारों में देखने को मिल रही है। वहां सारे के सारे बाजार 1% से ऊपर गिरे हुए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इवन मोएक्स भी गिरा हुआ है 0.6%। सबसे बड़ी गिरावट की बात करूं तो वो पेरिस में देखने को मिल रही है 1.5% की, फॉलोड बाय स्टॉकहोम एंड स्विट्जरलैंड जहां पे गिरावट 1.21% की है। इसके बाद आपका आ जाता है, इससे उल्टा ज़्यादा गिरावट 2 है, फॉलोड बाय, गलत बोल गया, उससे पहले जर्मनी में 1.39, लंदन में 1.26, फिर आते हैं स्टॉकहोम और स्विट्जरलैंड। यानी 3 दिग्गज इंडेक्स तो बुरी तरह से धाराशायी हैं। स्पेन 1.13% गिरा हुआ है, और सबसे कम मिलन गिरा हुआ है जो अपने आप में 0.93% गिरा हुआ है। लग गई जी, लग गई, यूरोपियन बाजारों की लग गई। अब बात कर रहे हैं एशियाई बाजारों की। एकमात्र जापान का निकाई 225 था जो हरियाली में बंद हुआ, बाकी सारे लालियाली में बंद हुए। यानी पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है शेयर बाजारों में। और भारतीय बाजारों की बात करें, 16,000 16,682 पे बाजार कल बंद हुए थे। आज गैप डाउन ओपनिंग करते हैं लगभग 270 पॉइंट के आसपास की। खुलते ही आज का पीक बना लेते हैं 16,484, जो कल की क्लोजिंग से भी कम था। उसके बाद जो गिरते हैं धड़ाम से एक बॉटम बनाते हैं 16,340 का, फिर ऊपर नीचे सारा दिन तमाशा करते रहते हैं। अल्टीमेटली 271 पॉइंट गिरकर 0.25% से थोड़ा कम 16,411 पर बंद होते हैं। आज हीरो मोटरकॉर्प और टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड, आईटीसी जैसी कुछ कंपनियां थी जो चढ़ी हुई थी। ओएनजीसी भी जोड़ लीजिए, कोल इंडिया भी हल्का फुल्का तेज था, ब्रिटानिया भी तेज था। पर गिरने वालों में सबसे ज्यादा बजाज फाइनेंस गिरा हुआ था। बजाज फाइनेंस जिसकी लोग बात कर रहे थे 10,000 जाएगा, अब काफी करेक्ट होके 6,000 पर आ गया है, और अच्छे बड़े वॉल्यूम के साथ आया। यूपीएल की भी मम्मी पापा वो पड़ी हुई पड़ी है, श्री सीमेंट की भी पिटाई हुई पड़ी है, डिविज लैब भी खत्म हुआ पड़ा है, टाटा मोटर की भी वाट लगी हुई है, एक्सिस बैंक तो तबाह और बर्बाद कर दिया गया, हिंडाल्को की तो लुटिया डुबो दी गई है। यानी ओवरऑल आप देखेंगे टॉप 7 शेयर्स 4% या उससे ज्यादा गिरे हुए हैं, जो दर्शाते हैं कितनी कमजोरी भारतीय बाजारों में है। अब भर गया जी, भर गया, पिछला गैप भर गया। ये जो गैप था सदियों से रुका हुआ था, कितने लंबे पीरियड के बाद भर गया। इसके बाद सभी श्रोताओं का, सभी दोस्तों का, सभी फॉलोअर्स का विश्वास एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी पे बढ़ गया। लेकिन अब गैप आज की कैंडल ने यहाँ छोड़ दिया, पहला एक गैप यहाँ छूटा हुआ है,
एक गैप यहाँ छूटा हुआ है, नीचे के सारे गैप बंद, अब तो ऊपर की गैप बंद है। तो गप्पा गप्पा गप ऊपर है, नीचे सारे भर गए गप। अब गप जो है गैप यानी वो अब ऊपर की तरफ रह गए, नीचे के भर गए हैं, और ऊपर के गैप कह रहे हैं भाई आजा जल्दी आजा ऊपर आजा। वो गाना गा रहे हैं, बहारे अब तो आएंगी, बहारे दौड़ के आएंगी। तो अब ये जो है बाहरों की कल्पना कर रहे हैं, ऊपर के गैप मान के चल रहे हैं बाजार ऊपर जाएगा। अब आपको क्या लगता है, आज की जो कैंडल है बहुत खतरनाक, गंदी, घटिया, बेकार है, क्योंकि लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे बंद हुई है। पहले भी ये वाली कैंडल एक बारी लोअर बोलिंजर बैंड के बाद बंद हुई थी, उसके बाद बाजार फुल टॉस तेजी की तरह ऊपर चला गया था। इस बार भी कुछ उसी तरह के खतरनाक हालात हैं। आपको क्या लगता है, बाजार में खत्म हो गया गिरावट का दौर या भी चलेगा? कमेंट में जरूर बताएं। आइए बात करते हैं आगे। एमएससीडी चार्ट पे तो वाट लग गई है, एमएससीडी बहुत जबरदस्त लाल हिस्टोग्राम बन चुका है, और आरएसआई तो ऐसा लग रहा है बस टूट के 30 के नीचे जाने को तैयार है। 35 के लेवल पर आरएसआई आ गया है। तो भैया देखो इतनी डर है भैया, पूरा डर लग रहा। तो अब क्या लगता है, बाजार और यहां से नीचे जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? 16,411 पर बाजार बंद हुआ। वीकली एक्सपायरी अगर आप 16,400 की पकड़ेंगे तो वहां पर कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज्यादा है। 16,500 पे भी कॉल राइटर्स काफी है, पुट राइटर्स थोड़े कम है। यानी पुट राइटर्स को भी डर लग रहा है ज्यादा ऊपर की पुट राइटिंग करने में, कॉल राइटर्स को डर लग रहा है नीचे की कॉल राइटिंग करने पे। 16,000 पे तो कॉल राइटर है ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां बहुत डरी हुई है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल का बहुत दूर 17,000 के लेवल पे, और पुट का भी बहुत दूर 15,100 के लेवल पे। यानी डर डर के लोग दूर दूर जाके बैठ गए हैं, उन लेवल्स पे बैठ गए हैं जहाँ प्रीमियम ही नहीं है। किसकी वाट लगेगी जी, अब ऐसे गाने गाने पड़ेंगे तब कुछ समझ में आएगा। माहौल बड़ा पेचीदा हो चुका है। अब आप देखिए ईयरली मंथली एक्सपायरी के ऊपर। मंथली एक्सपायरी में आज मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 16,500 पे था पुट का पहले, अब बढ़कर 16,000 पे चला गया। कॉल का भी वहीं टिका हुआ, हालांकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ थोड़ा कम हुआ है। तो यहां पर भी गैप जो रेंज निकल के आ रही है मंथली एक्सपायरी की 16,000 से 17,000 की निकल के आ रही है। पीसीआर तो लुट गया जी, लुट गए पीसीआर, इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया। अगर आप ओवरसोल्ड की सेंस में, क्योंकि अभी तो 4 दिन बचे हैं ना, अदरवाइज वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बहुत वीक हो गया। और मंथली पीसीआर भी लगातार जो है ओवरबॉट से दूर होता जा रहा है, न्यूट्रल की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक में भी हालात बड़े खराब थे। 35,232 पे कल बंद हुआ, और आज लगभग 700 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करके शुरुआती दौर में ही एक बहुत गंदा बॉटम बना लिया था। $34,353 ऐसा लगा था 34,000 कट जाएगा, फिर ऊपर नीचे करता रहा, लास्ट में कुछ चढ़ा। और शुरुआती दौर में तो नहीं कहूँगा, थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, इधर एंड में ही 34,797 का पीक बना के धड़ाम से फिर गिरा। अल्टीमेटली 34,591 पे बंद हुआ, 641 पॉइंट गिरकर लगभग 2% की गिरावट के साथ टाटा बाय बाय कर गया। एकमात्र एसबीआई था जो हल्की फुल्की हरियाली में था, बाकी सबके कपड़े फटे हुए थे। सबसे ज़्यादा कपड़े जो लंगोट खींच के लेके गया ऑपरेटर, वो लेके गया एक्सिस बैंक के, फेडरल बैंक के, एचडीएफसी बैंक के, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इनकी तो मामा पापा कर दी, और साथ में इंडसइंड बैंक को भी आज बहुत गिराया। और इंडसइंड बैंक में मैंने आज स्विंग ओपल और बैरिल ट्रेड किए थे, जिसमें करीबन 12-13 हज़ार रुपये कमाए, जिसकी चर्चा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में करूंगा। अब कैंडल वाली बात करें तो इसका जो ये वाला गैप है ना जी, ये तो भरा नहीं अभी तक। ये तब भरेगा जब इंडेक्स 34,000 के नीचे आएगा। और आज यहाँ भी एक गैप छूट गया, यहाँ भी गैप छूटा हुआ है, और ये गैप जो है यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है इधर से। बाकी देखो बेटा, मेरी अपनी जो थियरी है एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी तो कहती है सारे गैप फिल होंगे। एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी जो मेरी थियरी है वो ये कहती है कि निफ्टी 50 में ये 95% लगती है। निफ्टी बैंक में कोई एक अपना क्लेम नहीं करती है, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स बताते हैं, देखते हैं, उसको चेक करते हैं, तो उनका मानना है कि सर इसमें भी 90%, 85% लग जाती है। तो अब आपका क्या विचार है कि इंडेक्स ये वाला गैप फिल करने आएगा या ऊपर जाएगा? अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में ज़रूर दें। अब बात करें
MACD चार्ट पर तो भाई वही हालात है, हिस्टोग्राम MACD पे बहुत बड़ा लाल बना है और बेरिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा है और RSI तो 35 के लेवल पे आ गया है, बहुत ज़्यादा गिरावट के आसार बन गए हैं। 34,591 पे बंद हुआ, अगर 34,500 पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से कम है, तो यानी अब पुट राइटर्स को तो लग रहा है इसके नीचे बाजार नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। हालांकि 35,000 पे पुट राइटर्स भी भाग गए हैं, केवल कॉल राइटर्स नजर आ रहे हैं, और 34,000 पे कॉल राइटर्स भाग गए हैं और पुट राइटर्स नजर आ रहे हैं। हाईएस्ट पुट राइटर्स 34,000 के लेवल पे और कॉल राइटर्स तो बहुत दूर 36,000 के लेवल पे, यानी कहीं ना कहीं लोगों को बाजार पे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन पुट राइटर्स का इस वक्त कॉन्फिडेंस कॉल राइटर्स के मुकाबले ज़्यादा दिख रहा है। अगर PCR की बात करें, लगातार कमज़ोर है, ओवरबॉट हो चुका है और मंथली PCR में हल्की सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब FIs ने अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली आज कर डाली, 5,500 करोड़ का माल बेचा और भारतीय बाजारों को नंगा कर दिया, ये कहना पड़ेगा। DIs ने बहुत जोर लगाया, मैं बता नहीं सकता, पेड़ी चोटी का जोर लगाया, पर 3,014 करोड़ का ही माल पकड़ पाए, जिसके चलते 2,500 करोड़ उसके ऊपर की नेट बिकवाली आई, जो रीसेंट दौर में सबसे बड़ी नेट बिकवाली है। लोगों की वाट लग गई वाट। हालांकि मुझे नहीं लग रहा था आज मैं भी कुछ कमा हुआ हूँ, पर पता नहीं माइंड फिरा, माइंड बदला, स्ट्रैटेजी बदली। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 53,000 का एक प्रॉफिट आज कमा डाला गिरे हुए बाजार में। 15 ट्रेड किए ओपल बैरिल के, 3 नई पोजीशन, 6 इंट्राडे कर डाले। पर्ल और बैरिल के 9 ट्रेड थे, 1 नई पोजीशन थी, 4 इंट्राडे थे और प्रॉफिट इनका भी अच्छा निकल के आया। डायमंड के 3 ट्रेड थे, तीनों नई पोजीशन थे। एक स्मॉल केस MKJ वैल्यू स्टॉक 4 की खरीदारी करी, इसका मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी। अब प्रॉफिट बताता हूँ। आज मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर में गेम खेला। पहले मैंने इसको खरीदा था 34,700 पे, 34,902 का बेचा और 5,027 का प्रॉफिट कमाया। फिर मैंने 34,700 पे फिर खरीदा और फिर से 34,902 में बेचा 2 घंटे बाद, और वो मेरा प्रॉफिट फिर डबल हो गया वहाँ से, क्योंकि 5,000 कमाया था 2 बार हो गया। फिर मैंने 34,800 पे खरीद लिया इसको, मुझे लगा अब ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, डिसीजन कुछ हद तक ठीक था, और 34,904 पे काट दिया। इसमें फिर मुझे 2,500 बचे, तो कुल मिला के 12,655 यहाँ पर मुनाफा हुआ। इसके साथ साथ यही गेम मैंने निफ्टी फ्यूचर में किया। निफ्टी फ्यूचर जो है मैंने 16,400 में प्लस किया, 16,506 में बेचा, इसमें भी लगभग 5,000 का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हीरो मोटर कॉर्प की जो 300 का लॉट है उसकी मैंने एक पुट बेची हुई थी, आज 9 रुपये 90 पैसे में स्क्वायर ऑफ कर दी। हालांकि सब लोग कह रहे थे सर रुक जाइए 9 रुपये 90 पैसे भी आ जाएंगे, मैंने कहा लास्ट में सारा कुछ काम कर देता ऑपरेटर, पैसे तो आते नहीं, इससे निकलो, और 24,000 का बड़ा मुनाफा यहाँ कमाया। तो बेटा अब बात को आपने समझना है, शेयर बाजार एक और इंडसइंड बैंक भूल गया, इसमें भी 2 बार मैंने गेम खेली। पहली बार मैंने इसकी जुलाई की फ्यूचर खरीदा था 914 पे, 920 पे स्क्वायर किया, 5400 कमाए। उसके बाद मैंने 909 या 911 पे इंडसइंड बैंक मे का फ्यूचर खरीदा और 918 पे स्क्वायर किया, इसमें भी 6300 कमाए। तो आज मैंने बच्चों की मौज करा दी ओपल बैरिल की और प्लैटिनम पर्ल की, पर्ल ओपल और बैरिल, इनकी ऐश करा दी, इनको इतने प्रॉफिटेबल डेमोज दिखाए, आज हाहाकार मचा हुआ था। और आने वाले वक्त में भी इस तरह के खूबसूरत डेमो आपको देखने को मिलेंगे। अब डिस्क्लेमर दे दूं बेटा, खुद ट्रेड करने से पहले किसी को ट्रेड करते सीख लो नहीं तो मारे जाता है आदमी। देखो रिस्क रिवॉर्ड समझो, स्ट्रैटेजीज में कई लगाता हूं, उनमें से देखो कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगती है, उसको अपने हिसाब से फॉलो करो। इसके लिए आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, यूट्यूब पे स्टूडेंट बन सकते हैं, और व्हाट्सएप पे 7011-323-077 के द्वारा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको मदद करेगी। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक जिनसे ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद मेरी टीम को ईमेल करिएगा, वो आपको प्राइवेट चैनल पे डाल देगी। और मेरी सारी खूबसूरत डिटेल मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।